हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एटेलेक्टेसिस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एटेलेक्टेसिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। आज हम बात करेंगे कि एटेलेक्टेसिस किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या उसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। देन उसके जब भी ये एटेलेक्टेसिस किसी पेशेंट में हो जाता है तो बॉडी के अंदर क्या क्या पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और उन पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस से क्या क्या पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं और उन साइन एंड सिम्टम्स को हम किस तरीके से डायग्नोज करके एग्जैक्टली उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है, या क्या मैनेजमेंट हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि मेंशन्ड है कि एटेलेक्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट एटेल्स और सेकंड वन इज द एक्टेसिस, जिसका जो लिटरल मीन्स है वो होता है आपके इनकम्प्लीट एक्सपेंशन, ठीक है ना। मीन्स लंग्स का अगर इनकम्प्लीट एक्सपेंशन होता है, जो कि नॉर्मल जितना होना चाहिए ना होकर और इनकम्प्लीट अगर होता है एक्सपेंशन, तो उस कंडीशन को एटेलेक्टेसिस कहते हैं। या सिंपली अगर डिफाइन करें तो कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग या लंग के लॉब का, ठीक है। मींस किसी भी प्रकार की कंडीशन की वजह से अगर लंग या लंग के लॉब का कोलैप्स हो जाना एटेलेक्टेसिस कहलाता है। और इसकी वजह से जो फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे कि डायग्राम में मेंशन्ड है, दिखा रखा, शो कर रखा है कि एक सिंगल साइड जो है वो आपके नॉर्मल लंग है और सेकंड साइड इज द कोलैप्स लंग है। मींस जो कोलैप्स लंग है वो कंपैरेटिव टू नॉर्मल लंग के वो साइज वाइज चेंज है, ठीक है ना। तो ये जो कोलैप्स लंग है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर ये सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो उन कंडीशंस में जो एयर है वो आपके एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाएगी और जो आपका वेंटिलेशन है वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे फर्स्ट वन इज द ओल्डर एज। मींस जो लोग ज्यादा एज के बूढ़े लोग जो है उनमें ज्यादा देखा गया है। देन सेकंड वन इज द एनी कंडीशन दैट मेक इट डिफिकल्ट टू सॉल्व। मींस ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसके अंदर की हमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज खाने में निगलने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उन कंडीशंस में भी ये रिस्क फैक्टर्स के रूप में काउंट किया गया। देन कन्फाइनमेंट टू बेड, मींस जो बेड है उसकी साइज यदि अगर छोटी होती है और उसमें यदि फ्रिक्वेंटली आपके मूवमेंट जो होते हैं वो अगर कंफर्टेबली नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, तो उन कंडीशंस में भी ये आपको देखा गया। देन कुछ लंग डिजीज है जैसे कि आपके सीओपीडी हो गई, आपके अस्थमा हो गया, आपके ब्रोंकाइटिस हो गया, देन आपके सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो उन पेशेंट्स में भी ये यूजुअली रिस्क फैक्टर्स के रूप में काउंट किया जाता है। देन जो पेशेंट के अंदर रिसेंटली किसी प्रकार की कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या कोई चेस्ट सर्जरी हुई या किसी पेशेंट को अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया गया हो तो उन पेशेंट्स में भी ये यूजुअली देखने को मिले। देन जो हमारे ब्रीथिंग मसल्स हैं या रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं अगर वो वीक हो जाती है ड्यू टू किसी प्रकार की कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी या स्पाइनल कॉर्ड आपके किसी प्रकार का एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उन कंडीशंस में या किसी भी प्रकार का आपकी न्यूरोमस्कुलर कंडीशन की वजह से अगर जो रेस्पिरेटरी मसल्स है अगर वो वीक हो जाती है तो उन कंडीशंस में भी आपके हो सकता है। देन कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को शैलो करती है। शैलो ब्रीथिंग का मीन्स होता है आपका अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है ना। मीन्स जो आपके एबनॉर्मल कंडीशन या आप ब्रीथिंग लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उन कंडीशंस को हम शैलो ब्रीथिंग कहते हैं। देन पेन और इंजुरी जो कि यूजुअली कॉज कर सकता है आपके स्टमक पेन या फ्रैक्चर के होने की वजह से, ठीक है, जिसके अंदर के आपके शैलो ब्रीथिंग या कफ अगर डेवलप हो जाता है तो उन कंडीशंस में भी ये रिस्क फैक्टर्स होता है। और देन आपके चेन स्मोकर्स है या जिन लोगों को स्मोकिंग हैबिट्स होती है उन लोगों में भी ये आपके लंग्स जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके एटियोलॉजी की या इसके टाइप्स की या इसके क्लासिफिकेशंस की, तो फ्रेंड्स इसको दो मेजर इसके क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज द ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस एंड सेकंड वन इज द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन का मींस होता है ब्लॉकेज होना। तो जो हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस होता है तो जो एयरवे है उस एयरवे के अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है ना, और ड्यू टू दैट उसकी वजह से जो लंग्स है अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो वो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस कहलाता है। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होना, तो फ्रेंड्स
इसमें जैसे कि मेंशन है कि इनहेलेशन ऑफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स या फॉरेन पार्टिकल्स के इनहेलेशन की वजह से अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। देन किसी प्रकार का कफ है या म्यूकस अगर एयरवे के अंदर अगर स्टक हो गया तो उन कंडीशंस में हो सकता है। देन आपके ट्यूमर अगर डेवलप हो जाता है एयरवे के अंदर, देन आपके लंग कैंसर अगर हो जाए या लंग ट्यूमर अगर डेवलप हो जाता है तो आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स है या लंग्स के जो लॉब्स हैं वो आपके कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, वो चाहे कोलैप्स आपके पार्शियली हो चाहे आपके कंप्लीटली हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस कहलाता है। देन सेकंड वन इज द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। फ्रेंड्स यदि हम बात करें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस की, तो इसमें यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से या कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसमें? आपके किसी प्रकार की कोई भी सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी अगर हुई है और उसकी वजह से अगर एयरवे आपके एयरवे के अंदर आपके लंग्स जो है आपके कोलैप्स हो गए तो वो उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। देन आपके प्लूरल इफ्यूजन की वजह से हो सकता है या न्यूमोथोरैक्स होने की वजह से हो सकता है, या लंग में अगर स्कारिंग है या कोई चेस्ट ट्यूमर है या किसी भी प्रकार का कोई भी आपका हाइपो वेंटिलेशन हो जाता है, मींस जो आपका वेंटिलेशन है, ठीक है ना, जो आपकी गैस एक्सचेंजिंग है अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो उन कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलता है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस हो सकता है। देन आपके एयरवे कंप्रेशंस होने की वजह से हो सकता है। देन अडेशंस हो सकता है किसी प्रकार का आपके कोई भी ट्यूमर के अडेशंस होने की वजह से या कोई भी अडेशंस अगर हो जाता है तो उन कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये दो प्रकार के टाइप्स हैं और कॉज भी है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा लेकिन आपके जो लंग्स है, लंग्स के जो लॉब्स हैं उनको कोलैप्स जरूर कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप्स हैं और इसके कॉजेस भी हैं। फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो फ्रेंड्स जो पैथोफिजियोलॉजी होगी वो स्टार्ट हमारे कॉज से होगी कि जो कॉज है मींस चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो चाहे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हो, ठीक है ना, उनकी वजह से जो आपका वेंटिलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका ब्लॉकेज हो जाएगा। देन ये लीड करेगा आपके ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द और टू द एल्विलाई, मींस जो एल्विलाई है, ठीक है, उस एल्विलाई पर आपके जो एयरवे है वहां से ऑक्सीजन अगर नहीं मिल पाएगी तो उन कंडीशंस में जो आपके एयरवे है जो एल्वुलर एयर है वो ट्रैप्ड हो जाएगी और एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, देन इट विल लीड टू अफेक्टेड जो भी पोर्शन है आपके एल्वुलाई बिकम्स एयरलेस, मींस जो आपके एल्वुलाई है वो आपके एयरलेस हो जाएगी, मींस ऑक्सीजन के आपके जो गैस एक्सचेंजिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका वेंटिलेशन मिसमैच हो जाएगा। देन इट विल लीड टू आपके लॉब्स या लंग्स कोलैप्स हो जाना, मींस एल्वुलाई आपके कोलैप्स हो जाएगी। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स की, तो यूजुअली फ्रेंड्स अगर अफेक्टेड एरिया अगर आपके छोटा है या कम है तो उन कंडीशंस में आपके यूजुअली पेशेंट में साइन सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें जो अफेक्टेड एरिया अगर बड़े लेवल पर है, मींस लार्ज है, तो या फिर पूरा कंप्लीट होल आपके लॉब्स अगर इन्वॉल्व है, उन कंडीशंस में पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपके डिमिनिश्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो लो हो जाएगा। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, देन आपके रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग हो सकती है, देन फीवर होगा, देन आपके इंक्रीज हार्ट रेट होगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी ऑक्सीजन की, देन व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा, कफिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, देन आपके जो स्किन और लिप्स हैं वो हो सकता है कि ब्लूइश हो जाए, देन आपके जो परकशन नोट है वो डल हो जाएगी, देन आपके ब्रीथिंग जो साउंड है वो डिमिनिश्ड हो जाएगा और आपके जो परमिटस है ऑफ द अफेक्टेड लंग वो आपके डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये फ्रेंड्स साइन सिम्टम्स हुए। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि गैस एक्सचेंजिंग जो है वो इंपेयर्ड हो रही है, तो हमें सबसे पहले एबीजी कराना रहेगा, मींस आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जिसमें कि यूजुअली आपके हाइपोक्सीमिया होता है। हाइपोक्सीमिया मींस आपके डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। ठीक है, तो ये यूजुअली आपके अपेयर होगा। देन हो सकता है कि रेस्पिरेटरी अल्कोसिस भी हो जाए। देन अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एटेलेक्टेसिस जो है वो किस स्टेज पर है, मींस किस लेवल पर उसका लंग्स का या लॉब्स का इन्वॉल्वमेंट है ऑफ द कोलैप्स। ठीक है, देन फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपके है ब्रोंकियोस्कोपी। ब्रोंकियोस्कोपी के अंदर क्या करता है, एक ब्रोंकियोस्कोप होता है जो कि लाइट ट्यूबर इंसर्ट करता है पेशेंट के एयरवे के अंदर। देखिए फ्रेंड्स ये एक डायग्राम है, ये ब्रोंकियोस्कोप, ये ब्रोंकियोस्कोप की हेल्प से हम पेशेंट के जो एयरवे है उसके अंदर इस जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज तो नहीं। ठीक है, और यदि ये ब्लॉकेज होता तो हम इसको
सक्शनिंग के माध्यम से रिमूव भी कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स जो आपके ब्रोंकियोस्कोपी होता है फ्रेंड्स, जो ब्रोंकियोस्कोपी है वो आपके डायग्नोस्टिक असेसमेंट या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के रूप में भी देखा गया है और इसको मैनेजमेंट के रूप में भी हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, तो चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन आपके एग्जैक्टली आपको कंफर्म कर देंगे कि पेशेंट में कोलैप्स ऑफ द लंग है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इस एक्सरे के अंदर साफ आइडेंटिफाई हो रहा है, साफ विजिबल है कि जो एक साइड का जो लंग है, ठीक है ना, वो नॉर्मल लंग है और सेकंड साइड वन इज द आपके कोलैप्स ऑफ द लंग्स हो रखा है, ठीक है ना, जो आपके डाउन वाला लंग। और यदि हम बात करें आपके सीटी स्कैन की, तो जिसमें जो आपके लॉब्स हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो आपका राइट लंग है वो लोअर लॉब, ठीक है, राइट लंग का जो लोअर लॉब है वो डैमेज हो रखा है और कोलैप्स हो रखा है, ठीक है, जबकि कंपैरेटिव टू ऑपोजिट लंग जो वो आपके नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये एक्सरे और सीटी स्कैन से हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की, तो इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी दी जाती है, जिसमें भी आपके चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती है कि ताकि जो कफ है वो कफ निकले, रिमूव किया जा सके, सिक्रेशंस रिमूव किया जा सके, जो कि आपके स्पायरोमीटर है। इस स्पायरोमीटर के हेल्प से आप डीप ब्रीथिंग पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करे, ताकि जो लंग वॉल्यूम है वो हमें इंक्रीज, वो लंग वॉल्यूम हम इंक्रीज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पोजिशनिंग है, जो कि आपके पोस्चरल ड्रेनेज को हेल्प करता है। पोस्चरल ड्रेनेज में आप जो सिक्रेशंस है, जो कफ है, आप वो रिमूव करते हैं उस पोजिशनिंग को देके। परकशन की हेल्प से देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम में ये जो आपके इमेज है, इस इमेज के अंदर साफ दिखा रखा है कि जो टैपिंग करते हैं, मींस जहां पर भी आपके अफेक्टेड एरिया है, मींस जो एक्सरे और सीटी स्कैन के माध्यम से हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि एग्जैक्टली कौन सा आपके लॉब इन्वॉल्व है, लेफ्ट है, राइट है या अपर है, लोअर लॉब है, ठीक है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें एग्जैक्टली टैपिंग करनी होती है चेस्ट पर, ठीक है, और उस टैपिंग के माध्यम से यूजुअली जो सिक्रेशंस है वो रिमूव किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस टेक्निक को हम यूजुअली परकशन कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यदि हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो यूजुअली जो भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, मींस ऑब्स्ट्रक्टिव अगर आपके एटेलेक्टेसिस है, तो उन कंडीशंस में ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से सक्शनिंग करके उसका हम जो भी म्यूकस है या कफ है उसको रिमूव किया जाता है। देन यदि अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो उस ट्यूमर को यूजुअली हम सर्जरी या बाद आपके कैंसर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या जो भी आपके अल्टरनेटिव थेरेपीज ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट है उसको करके हम यूजुअली इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके, यदि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन थेरेपीज की जरूरत पड़े, इफ नीडेड, तो ऑक्सीजन थेरेपी हमें देनी होगी। देन यदि हमें पेशेंट को सीपैप की नीड होती है, सीपैप जो आपके एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हम कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, जो कि पेशेंट को यूजुअली जो कफिंग है उसको रिलीव करने और ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये था पूरा कंप्लीट एटेलेक्टेसिस। एंड लास्टली थैंक यू वेरी मच, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।